जय हिंद प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करेंगे कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो बच्चों, मैं आपके सामने लेकर के आ चुका हूं जीके का क्लास। बिहार डीएलएड वाले बच्चों के लिए साथियों जीके का शानदार क्लास हम आपके सामने लेकर के आ चुके हैं। और बच्चे उम्मीद करेंगे कि डीएलएड में जीके से 20 प्रश्न पूछते हैं तो 20 में से 20 बच्चे बनाकर आएँ। क्योंकि जितने भी प्रश्न हम बताएंगे साथियों, अगर अच्छे से आप लोग क्लास डेली का कर लेते हैं तो जीके से 20 में से 20 प्रश्न यहीं से लड़ जाएंगे। आपको अलग कहीं पे भी तैयारी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं डेली का बच्चों जीके तो लाता नहीं हूँ। अब 2 दिन पे एक वीडियो लेकर के आता हूँ, यानी कि एक दिन हिंदी का लेकर के आता हूँ, एक दिन बच्चों हिंदी का, तो एक दिन लेकर के आता हूँ जीके का। बच्चे से यही उम्मीद रहेगा कि जो एक एक दिन लाता हूँ, आप दोनों क्लास अगर करते हैं तो 25 प्रश्न हिंदी के और 20 प्रश्न जीके के बच्चों विश्वास दिलाता हूँ आपसे नहीं छूटेगा। कहीं और पढ़ लीजिए और हमारे साथ अगर जुड़कर आप पढ़ते हैं तो कंटेंट मिला लीजिएगा, बहुत ज़्यादा का डिफरेंस रहेगा दोस्तों। कंटेंट बेहतर से बेहतर लाता हूं ताकि बच्चों को कोई भी नुकसान ना हो। अगर जीके पढ़ते हैं तो भारत के किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम में बैठ जाइएगा ना, यहाँ से प्रश्न फंसेंगे। तो बच्चों, मेरे साथ अगर जुड़ कर पढ़ते हैं तो आपसे यही उम्मीद रहेगा कि आप लोग रेगुलर क्लास कीजिए और अच्छे से पढ़ाई कीजिएगा। बेहतर रिजल्ट आपका आएगा और बेहतर नॉलेज होगा। ठीक है, सेशन अच्छा लगे तो सभी बच्चे सेशन को लाइक कीजिएगा, अपने भाई बहन रिश्तेदार दोस्तों के पास शेयर जरूर सेशन को कर दीजिए। जो डीएलएड के साथ साथ किसी अदर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं उन सभी बच्चों के लिए, ठीक है, उन सभी के पास शेयर कीजिएगा। साथियों, अगर कोई भी प्रश्न में आपको दिक्कत हो तो मैं यही आपको बार बार बोलता हूं बच्चों, हर एक क्लास में बोलता हूं कि आप लोग ज़रूर कमेंट कीजिएगा। अगर आप कमेंट करते हैं तो मैं आपको साथियों ये विश्वास दिलाता हूँ कि बच्चों 100% आपको बेहतर से बेहतर कंटेंट देने का प्रयास करूँगा। इतना कीजिएगा। कोई दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, अगर गलती हो जाए बच्चों तो माफ़ कीजिएगा, ठीक है। अब इससे ज़्यादा क्या बोल सकता हूँ। चैनल को जो भी बच्चे सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर करके घंटी को दबाकर बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जब भी वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन मिले और आप सही समय से डेली क्लास अटेंड कर सकेंगे। पीडीएफ चाहिए बच्चों तो टेलीग्राम का लिंक जो है हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। टेलीग्राम का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहाँ से जुड़ जाइए। क्लास के बाद पीडीएफ आपको दे दिया जाएगा ताकि बच्चे रिवीजन करें पीडीएफ का तो 100% याद हो जाए। ठीक है बच्चों, तो चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न देखिएगा क्या कहता है। बच्चों, आप लोगों का फर्स्ट प्रश्न ये है कि लैंड ऑफ मिडनाइट सन के नाम से एक प्रसिद्ध देश है। बताइएगा, लैंड ऑफ मिडनाइट सन के नाम से प्रसिद्ध देश आपसे पूछा गया, जापान, स्वीडन, नॉर्वे या डेनमार्क। आप लोग बताइएगा। अब प्यारे साथियों, मैं पहले ऑप्शन पे चलता हूँ। हर एक ऑप्शन का बच्चों आपको निचोड़ बताऊंगा ताकि आप लोगों को एक प्रश्न से अधिक प्रश्नों की ज्ञान हो। देखिएगा, जापान की अगर बात करें बच्चों, सन सन मतलब सूर्य, तो बच्चों जापान को सूर्योदय का देश कहा जाता है। सूर्योदय का देश अगर आपसे पूछा जाए, सूर्योदय का देश किसे कहा जाता है तो जापान को। बोलिएगा सर सूर्योदय, तो सूर्य सबसे पहले जो दिखता है ना मेरे प्यारे साथियों, वो जापान देश में दिखता है। ठीक है, जापान की राजधानी आपसे पूछ दिया जा सकता है तो टोक्यो इसकी राजधानी हो जाता है। अगर मुद्रा की बात करें तो जापान की मुद्रा हो जाता है येन। ये इतना आप लोग याद रखिएगा, ये सब प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं। ठीक है, अब ये बच्चे डेनमार्क आपका आ जाता है। डेनमार्क की राजधानी आपसे पूछा जा सकता है, या तो फिर डेनमार्क को साथियों पवनों का देश कहा जाता है। पवनों का देश आपसे पूछा गया, सूर्योदय का देश तो जापान हो जाता है, पवनों का देश तो डेनमार्क हो जाता है। डेनमार्क की राजधानी कहाँ है तो कोपेनहेगन हो जाएगा। डेनमार्क की राजधानी है प्यारे साथियों कोपेनहेगन। कोपेनहेगन जो होता है वो डेनमार्क की आपकी राजधानी हो जाएगी। क्लियर है यहाँ तक।
यहाँ तक क्लियर है बच्चों। तो चलते हैं आंसर पे। बोला गया है कि लैंड ऑफ मिडनाइट सन के नाम से प्रसिद्ध देश कौन सा है? तो ये हो जाएगा आपका नॉर्वे। नॉर्वे को साथियों लैंड ऑफ मिडनाइट सन के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगर नॉर्वे की राजधानी देखते हैं तो ओस्ले हो जाता है मेरे प्यारे साथियों, ओस्ले। नॉर्वे की राजधानी आपसे पूछा जाए तो ओस्लो हो जाता है, सॉरी ओस्लो हो जाएगा नॉर्वे की राजधानी। तो यहाँ तक जान लिए कि नॉर्वे की राजधानी ओस्लो। पवनों का देश डेनमार्क को, सूर्योदय का देश जापान को कहा जाता है। और राजधानियाँ तो आपको याद ही होगा, ऐसे मैं बता दिया हूँ, याद रखिएगा। ऑप्शन आपका सी जो है बच्चों वो राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न, क्वेश्चन आया है बच्चों कि बिहार में किस तरह की मृदा पाई जाती है? बिहार में आपसे पूछा गया है कि किस प्रकार की मृदा, मृदा यानी कि मिट्टी पाई गई है। तो साथियों पहले जानेंगे हम मिट्टी, मिट्टी के प्रकार। तो मिट्टी जो होता है वो 8 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं बच्चों? 8 प्रकार के। बिहार में बोला गया है तो मृत्तिका मृदा पाया जाता है बिहार में, बलुई मृदा भी पाया जाता है, दुमटी मृदा भी पाया जाता है, यानी कि उपयुक्त सभी मृदा जो है वो पाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अब ये देखिएगा दोस्त, आपसे बोला गया कि बिहार में किस प्रकार की मृदा पाई गई है। तो बच्चे तो बता दिए कि यहाँ पे सर मृत्तिका मृदा, बलुई मृदा, दुमटी मृदा ये सभी पाए गए हैं। लेकिन आपसे एग्जाम में ऐसा प्रश्न ना आकर के प्रश्न ऐसे पूछेगा, ऐसे पूछेगा कि कपास की खेती के लिए, किसकी खेती के लिए बच्चों? कपास की खेती के लिए, कपास की खेती के लिए किस मृदा की आवश्यकता होती है? कपास सबसे ज़्यादा किस मृदा में उगाई जाती है? बताइएगा बच्चों, कपास के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सी हो जाएगी? और फिर पूछ दिया जाएगा आपके कि चाय की खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सा हो जाएगा? ये बता दीजिएगा। ये 2 प्रश्न बहुत ही डीएलएड का फेमस प्रश्न है, ये आपके एग्ज़ाम में 100% छपेगा। चाय की खेती छप जाए या फिर कपास की खेती छप जाए, आप लोग बताइएगा। तो कपास की खेती के लिए बच्चों काली मिट्टी, काली मिट्टी जिसे रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है, रेगुर, रेगुर मृदा भी कहा जाता है, ये आप लोग याद रखिएगा। ठीक है प्यारे साथियों, इसका अगर विस्तार पूछ दिया जाए ना कि सबसे अधिक विस्तार कहाँ पे है काली मृदा का, तो गुजरात में आपको दिखेगा बच्चों, गुजरात में सबसे अधिक दिखेगा, फिर उसके बाद महाराष्ट्र में आपको दिख जाएगा। तो आपसे पूछा ये भी जा सकता है कि कपास की खेती सबसे अधिक कहाँ होती है, तो गुजरात मार दीजिएगा, सेकंड नंबर पे महाराष्ट्र आ जाता है। क्लियर है? चाय की खेती के लिए साथियों लेटेराइट मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी का उपयोग किया जाता है चाय की खेती के लिए। पूछा जाएगा कि भारत में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी मिट्टी पाई जाती है, तो जलोढ़ मिट्टी जो है बच्चों, जलोढ़ मिट्टी यह भारत में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। क्लियर है यहाँ तक? तो सभी बच्चे बताइएगा। इससे अलग मिट्टी से अगर आएगा ना प्रश्न बच्चों, तो इससे अलग आपसे एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे। अगर आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम में बैठिए या फिर आप बिहार डीएलएड की जो तैयारी कर रहे हैं इसमें बैठिए, आपसे इससे अलग प्रश्न नहीं छपेंगे। ठीक है, तो ये बता दिए आपको कि बिहार में किस प्रकार की मृदा पाई जाती है। तो इस सभी प्रकार की जो 3 ऑप्शन है ये सभी प्रकार की मृदा पाई जाती है। ऑप्शन नंबर डी को सभी बच्चे लॉक कर लीजिएगा। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न देखिएगा क्या है। दामोदर नदी का उद्गम किस पठार से हुआ है? रांची पठार, हजारीबाग पठार, छोटा नागपुर पठार, अमरकंटक पठार, ये बताइएगा बच्चों। तो ये बच्चों दामोदर नदी का जो उद्गम हुआ है ये छोटा नागपुर के पठार से उद्गम हुआ है। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। छोटा नागपुर पठार कहाँ पे है? तो ये झारखंड में है, झारखंड में हो जाएगा बच्चों, ये याद रखिएगा। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? बिशालपुर, रायपुर, रांची, नई दिल्ली।
तो बच्चों का आंसर आना चाहिए था कि सर क्या हो जाएगा, राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान संस्थान केंद्र कहाँ पे है। तो बच्चों का आंसर आना चाहिए कि सर जो भारत की राजधानी है ना, भारत की कैपिटल जो है ना, वहीं पे है, नई दिल्ली में है। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बच्चों डी राइट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो जाएगा। यहाँ तक सभी बच्चे का आंसर आना चाहिए था। क्लियर है दोस्तों। अगले प्रश्न पे चलेंगे। अगला प्रश्न देखिएगा क्या है। प्रश्न कहता है दोस्तों कि 1857 की क्रांति में अशांति के पहले संकेत कहाँ दिखाई दिए थे। अशांति के पहले जो संकेत दिखाई दिए थे बच्चों, वो कहाँ दिखाई दिए थे। बंगाल, अवध, मेरठ, उत्तरी प्रांत। तो बच्चों का आंसर फटाक से आना चाहिए था, फटाक से, क्योंकि ये प्रश्न जो है हमने पहले बता रखे हैं। तो संकेत जो आया था बच्चों, यह बंगाल से आया था। कहाँ से आया था, बंगाल से। लेकिन आपसे पूछा जाएगा कि 1800 क्रांति की जो शुरुआत हुई थी वो कहाँ से हुई थी। तो शुरुआत हुआ था बच्चों मेरठ से। कब हुआ था, तो 10 मई को हुआ था। 10 मई, मेरठ यूपी में एक जगह है, यहीं से 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई थी, 10 मई 1857 में। क्लियर है दोस्तों, यहाँ तक क्लियर है। आप लोगों का जवाब आना चाहिए था। 1857 की जो क्रांति हुई थी बच्चों, उसका नाम था सिपाही विद्रोह। क्या नाम था, सिपाही विद्रोह नाम था। जो कि साथियों इसमें सबसे पहले भारतीय जिन्होंने अपना बलिदान दिया वो मंगल पांडे थे। और इस क्रांति का अगर चिन्ह पूछा जाए, अधिकांशतः प्रश्न बच्चों आपके चिन्ह इसका पूछे जाएंगे। किसका चिन्ह क्या था, तो कमल और रोटी। कमल और प्यारे साथियों और हो जाएगा आपका रोटी इसका चिन्ह। क्लियर है मेरे भाई, क्लियर है। तो सभी बच्चे बताइएगा। अगले प्रश्न पे चलेंगे, ज़्यादा टाइम आपका वेस्ट नहीं करेंगे। जो प्रश्न आने लायक है वही प्रश्न बच्चों आपको हम बताएंगे। प्रश्न है, बिहार के फुलवरिया बांध पर बनने वाले आगामी फ्लोटिंग सौर ऊर्जा संयंत्र की क्षमता कितनी है। सौर ऊर्जा की क्षमता कितनी है बच्चों, तो 10 मेगावाट क्षमता है उसकी। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, 10 मेगावाट। ओके, अगला प्रश्न, पनिहारी लोक संगीत किस राज्य के लिए स्वदेशी है। पनिहारी लोक नृत्य बच्चों बताइएगा किस राज्य के लिए स्वदेशी है। गुजरात, उत्तराखंड, राजस्थान, उड़ीसा। हम आपसे यहाँ से अलग प्रश्न भी पूछेंगे, पहले आंसर जान लेते हैं। स्वदेशी है बच्चों राजस्थान। अब राजस्थान के बारे में कुछ जानकारियाँ ले लेते हैं। राजस्थान देखिएगा बच्चों, पूछा जाए आपसे कि क्षेत्रफल की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा अगर आपसे राज्य पूछा गया, सबसे बड़ा राज्य, तो आपका राजस्थान हो जाएगा। ठीक है। जनसंख्या की दृष्टि से पूछ दिया जाता तो आपका उत्तर प्रदेश हो जाता। पूछ दिया जाएगा बच्चों कि कोणार्क सूर्य मंदिर, सूर्य मंदिर जो है वो किस राज्य में है। भारत के किस राज्य में कोणार्क सूर्य मंदिर है। तो बच्चे बोलेंगे कि सर लग रहा है कि राजस्थान में है। तो यहाँ पे गलत हो जाएगा, क्योंकि राजस्थान के बारे में बताया तो केवल राजस्थान के बारे में थोड़ी ना बताऊंगा। ये बच्चों कोणार्क सूर्य मंदिर जो है वो उड़ीसा राज्य में है। कहाँ पे है, उड़ीसा में हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों, क्लियर है तो बताइएगा। ये उत्तराखंड आता है आपका साथियों, जिसे फूलों की घाटी कहा जाता है। फूलों की अगर आपसे पूछ दिया जाए कि घाटी किस राज्य को कहा जाता है, तो उत्तराखंड को कहा जाता है फूलों की घाटी। टापुओं का शहर अगर पूछ दिया जाता बच्चों, किसे कहा जाता है, तो मुंबई को। बगीचों का शहर कोलकाता को। वो गुजरात आया है आपका। तो गुजरात में बच्चों सबसे अधिक अगर पूछ दिया जाए कि समुद्री तट रेखा वाला राज्य कौन सा है, तो गुजरात हो जाएगा। इतना नोट कीजिएगा, उसके बारे में भी लिख देते हैं। सर्वाधिक समुद्री तट वाला,
समुद्री तट वाला राज्य प्यारे साथियों आप लोग बताइएगा कौन सा हो जाएगा। तो गुजरात हो जाएगा सबसे अधिक समुद्री तट। सबसे छोटा जो है समुद्री तट बच्चों किस राज्य का हो जाएगा, यह हो जाएगा आपका गोवा का हो जाएगा। क्लियर है। सबसे छोटा समुद्री तट रेखा वाला राज्य गोवा, सबसे बड़ा समुद्री तट रेखा वाला राज्य आपका गुजरात हो जाता है। आंसर हमने बताया है बच्चों आपको कि पनिहारी लोक संगीत किस राज्य के लिए स्वदेशी है, राजस्थान के लिए स्वदेशी है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। अगला प्रश्न, मोम इसरो द्वारा लॉन्च किया गया एक मिशन है जिसका अर्थ खालिस्तान है, जिसका अर्थ क्या है ये बताइएगा। तो मार्स ऑप्टिकल मिशन बच्चों इसका अर्थ हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। अगला प्रश्न, जो बच्चों बताने के लायक रहेगा वो सभी प्रश्नों को मैं बताऊंगा, हर एक टॉपिक पे प्रश्न बताऊंगा। जो बच्चे अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेंगे। साथ ही साथ बच्चों घंटी को दबाकर बेल आइकन को ऑल पे सेट रखिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले और आप डेली सही समय से क्लास अटेंड कर सकेंगे। ठीक है बच्चों। पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, सभी बच्चे टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा, आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा देंगे। और जो भी बच्चे सेशन को लाइक नहीं किया है वो लाइक करेंगे और बच्चे शेयर करेंगे भी। इतना काम कीजिएगा। तो चलते हैं प्रश्न की ओर, टाइम तो वेस्ट करना नहीं है, प्रश्न देखेंगे। भारत में कैबिनेट मिशन कब आया। भारत में आपसे पूछा जा रहा है कि कैबिनेट मिशन कब आया। तो मार्च 1946 ईस्वी में बच्चों भारत में कैबिनेट मिशन आया था। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, बिहार का डालमिया नगर किसके लिए प्रसिद्ध है। बिहार का डालमिया नगर आपसे पूछा गया बच्चों किसके लिए प्रसिद्ध है। रेशम, सीमेंट, चमड़ा, जूट। तो बच्चों इसका आंसर आप लोग बताइएगा। बिहार का जो डालमिया नगर है वो किसके लिए प्रसिद्ध है, यही आपसे प्रश्न पूछा गया है। तो मैं बताऊंगा बच्चों कि यह सीमेंट के लिए क्या है, प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। जूट जो है बच्चों, जूट के उत्पादन में सबसे अग्रणी राज्य भारत का कौन सा है। तो ये आप लोगों का आंसर लाइव क्लास रहता तो आता कि सर पश्चिम बंगाल है। पश्चिम बंगाल में प्यारे साथियों जूट की खेती सबसे अधिक होती है, चावल का उत्पादन सबसे अधिक होता है। ये सब याद रखिएगा आप सभी बच्चों को मैं बता रहा हूँ। ठीक है। अगर बच्चों मैं पूछूं, यहाँ पे पूछूंगा, प्रश्न पूछूंगा, देखिएगा सोना के लिए प्रसिद्ध राज्य कौन सा है। ठीक है, सोना के लिए। चांदी के लिए साथियों प्रसिद्ध राज्य कौन सा, चांदी बताइएगा। चांदी का उत्पादन सबसे अधिक किस राज्य में होता है और सोना का उत्पादन। तो सोना साथियों कर्नाटक में, कर्नाटक में सोना का उत्पादन, चांदी का उत्पादन राजस्थान में होता है। ठीक है। राजस्थान में बच्चों दाल की भी खेती सबसे अधिक होती है, यानी कि दलहन सबसे अधिक राजस्थान में होता है। चांदी सबसे अधिक राजस्थान में, सोना सबसे अधिक कर्नाटक में होता है, याद रखिएगा। बिहार का डालमिया नगर सीमेंट के लिए प्रसिद्ध है। क्लियर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर लीजिएगा सभी बच्चे। आंसर बच्चों का एक साथ कमेंट बॉक्स में भर जाना चाहिए अभी भी, क्योंकि अगर आप लोग कमेंट करते हैं तो आपको बच्चों याद होगा, हर एक प्रश्न आपको याद होगा। प्रश्न कहता है अगला कि भारत में पहली रेल लाइन किस वर्ष शुरू की थी। रेल लाइन बच्चों किस वर्ष शुरू की थी, ये प्रश्न आया है। यानी कि भारत में सबसे पहले रेल कब चला था, यानी रेल लाइन कब शुरू की थी। तो 1853 ईस्वी में बच्चों। कहाँ से कहाँ तक, तो मुंबई से लेकर के, मुंबई यानी कहीं कहीं आपको बम्बई दिया रहेगा, मुंबई से लेकर के थाने के बीच 1853 ईस्वी में सबसे पहला रेल चला था।
और कितना लंबा इसका पटरी था बच्चों, रेल लाइन था, तो 34 किलोमीटर लंबा इसका रेल लाइन था बच्चों। पूछा जाएगा आपसे कि भारत में जो सबसे पहला ट्रेन चला था, रेल चला था 1853 ईस्वी में, उस ट्रेन का नाम क्या था, उस रेल का नाम क्या था? तो बच्चे बताएंगे कि सर ब्लैक ब्यूटी, ब्लैक ब्यूटी, ब्लैक ब्यूटी हो जाएगा। जो ट्रेन सबसे पहले चला था उसका नाम था ब्लैक ब्यूटी, मुंबई से थाने के बीच चला था। कितना किलोमीटर चला था? तो 34 किलोमीटर चला था। भारत में रेल की शुरुआत कब हुई थी? 1853 ईस्वी में। एक प्रश्न ये आपसे पूछेगा कि जो भारत में सबसे पहले रेल का शुरुआत हुआ था किसके शासनकाल में हुआ था? तो उस समय बच्चों भारत में शासन था लॉर्ड डलहौजी का, डलहौजी, लॉर्ड डलहौजी, जिसने डाक सेवा की भी शुरुआत की थी। याद रहेगा सभी बच्चों का, ऑप्शन नंबर ए आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न आता है आपका कि विश्व पुस्तक दिवस प्रत्येक वर्ष निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है? विश्व पुस्तक दिवस पहले आया बच्चों आपका 7 अप्रैल, विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य दिवस, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल को। 23 अप्रैल को बच्चों विश्व पुस्तक दिवस के रूप में मनाया जाता है। 5 जून आपका है तो विश्व पर्यावरण दिवस, विश्व पर्यावरण, पर्यावरण दिवस आपसे पूछ दिया जाए किस तिथि को मनाया जाता है तो 5 जून को मनाया जाता है। अगले प्रश्न पे चलेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न ध्यान से देखिएगा, ऑप्शन नंबर बी को सभी साथियों लॉक कर लीजिएगा। ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट आता है, कौन सा राज्य डाक क्षेत्र 8 के अंतर्गत आता है? कौन सा राज्य है जो डाक क्षेत्र 8 के अंतर्गत आता है? तो साथियों बिहार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बिहार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर वी राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न, भारतीय क्षेत्र के 2 ज्वालामुखी द्वीप है। भारतीय क्षेत्र में जो 2 ज्वालामुखी द्वीप है बच्चों वो कौन सा है? तो हो जाएगा नकोंड्रम और वैरन। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है, किस राज्य में सड़कों की सर्वाधिक लंबाई है? कौन सा राज्य है बच्चों वहाँ पे सबसे अधिक सड़कों की लंबाई है? महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, पंजाब। आप लोग बताइएगा। ये साथियों सड़कों की अगर सर्वाधिक लंबाई पूछा जाए तो आप लोगों को बता देना है महाराष्ट्र। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन केवल आंसर याद करने से आपको कोई फायदे नहीं होंगे, ऑप्शन की ओर चलेंगे। ऑप्शन आपका है बच्चों उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश जो है साथियों जनसंख्या की दृष्टि से अगर आपसे पूछा जाए, जनसंख्या की दृष्टि से भारत के सबसे बड़ा राज्य, सबसे बड़ा राज्य कौन सा होगा? तो आपका उत्तर प्रदेश हो जाएगा। अगर जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य आपसे पूछ दिया जाए कौन सा होगा? तो सिक्किम को आप लोग बच्चों लॉक कर लीजिएगा। सिक्किम जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य भारत का सिक्किम, और सबसे बड़ा राज्य आपका उत्तर प्रदेश हो जाता है। कर्नाटक की बात करें तो कर्नाटक में सोना का अगर उत्पादन सबसे अधिक पूछा जाए कि कहाँ होता है तो सोना का उत्पादन साथियों सबसे अधिक कर्नाटक राज्य में होता है। पंजाब की बात करेंगे तो पंजाब में साथियों एक अमृतसर जगह है। अमृतसर जगह, यहीं पे जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल बच्चों 1919 ईस्वी में हुआ था। और इस कांड में अगर गोली चलाने का आदेश दिया था वो दिया था जनरल डायर। जनरल डायर ने गोली चलाने का आदेश दिया था और लगभग इसमें 1650 राउंड गोलियां चलाई गई थी। तो क्लियर हो जाएगा बच्चों, जलियांवाला बाग हत्याकांड भी आपको क्लियर होगा। कहाँ हुआ था? तो अमृतसर में बच्चों। जालियांवाला एक वन है,
यहीं पे जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। ठीक है। और कितना राउंड गोलियां चलाई गई थी? तो लगभग 1650 राउंड गोलियां चलाई गई थी। कब हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में हुआ था। अमृतसर पड़ता कहाँ है? तो पंजाब में पड़ता है। सोना का उत्पादन सबसे अधिक कर्नाटक में। भारत में जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश और सबसे छोटा राज्य सिक्किम हो जाएगा। क्लियर है साथियों? सबसे अधिक सड़कों की लंबाई किस राज्य में है? तो महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र की राजधानी अगर पूछ दिया जाए तो मुंबई हो जाएगा। ठीक है। ऑप्शन नंबर ए को सभी बच्चे लॉक कर लीजिएगा। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न आता है साथियों कि भारत का एक राज्य जिसे कर्क रेखा दो भागों में नहीं बांटती है। कर्क रेखा की अगर बात करें साथियों तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा, इसमें नहीं। अगर डीएलएड के अलावा किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाते हैं तो उसमें आपसे पूछ दिया जाएगा बच्चों कि भारत के कितने राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है, उसे सही क्रम में लिखें। ठीक है। तो भारत देखिएगा, मैं इसके बारे में एकदम संपूर्ण विवरण दूंगा बच्चों। ये हमारा भारत है, भारत है, ये भारत है। ठीक है। कर्क रेखा यहाँ से होकर के बच्चों गुजरती है और ये कर्क रेखा जो है 23.5 डिग्री अक्षांशीय रेखा से होकर गुजरती है। 23.5 डिग्री अक्षांशीय रेखा को कर्क रेखा कहते हैं और यह भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये बच्चों पूरे भारत में 8 राज्य से होकर गुजरता है। ठीक है। अगर आपको 8 राज्यों का नाम पूछ दिया जाए तो ये होता है बच्चों गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ये 8 राज्य जो है वो कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि भारत का एक राज्य जिसे कर्क रेखा 2 भागों में नहीं बांटती है, कौन सा राज्य है जिसे कर्क रेखा 2 भागों में नहीं बांटती है? तो आप लोगों का आंसर आना चाहिए था। ये देखिएगा 2 भागों में, यानी कि 8 राज्य ऐसे हैं जिसको कर्क रेखा 2 भागों में बांटती है। तो आपका गुजरात, पश्चिम बंगाल और राजस्थान आ जाता है, हमने बताया। लेकिन उड़ीसा को नहीं बांटती है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। क्योंकि साथियों आप लोग यहाँ पे देखिएगा, ये आपका जो भारत है, ये भारत है, यहाँ से कर्क रेखा गुजर रहा है 23.5 डिग्री अक्षांशीय रेखा। ये 23.5 डिग्री अक्षांशीय रेखा जो गुजर रहा है साथियों, तो ये जो 8 राज्य जो हैं, 8 राज्य कितने हुए? 2 2 4 2 6 1 7 और 1 8, 8 राज्य ऐसे हैं, इसी को केवल कर्क रेखा काट रहा है। तो इसके अलावा आपका उड़ीसा नहीं है। तो पहले गुजरात आ जाता है, गुजरात, फिर आता है बच्चों राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, फिर आता है बच्चों पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल, फिर आता है आपका त्रिपुरा, फिर आता है मिजोरम। ये आपको 8 राज्य याद कर लेना है, 8 राज्य याद कर लेना है बच्चों। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलेंगे, अगला पे ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न क्या है? 28वां नया सम्मिलित भारतीय संघ में कौन सा राज्य है? 28वां नया सम्मिलित भारतीय संघ में बच्चों कौन सा राज्य है? आपसे यही प्रश्न पूछा गया है। बच्चे का फटाक से आंसर आना चाहिए था सर झारखंड। झारखंड, झारखंड जो है साथियों कुछ सोचना नहीं है, ये मेरा भाई है, बिहार से अलग हुआ है झारखंड। लेकिन पूछेगा बच्चा कि सर कब? तो बिहार से अलग हुआ था कि 15 नवंबर 2000 ईस्वी को झारखंड जो है वो बिहार से अलग होकर एक नया राज्य बनाया था। याद रखिएगा। अगला प्रश्न, किस भारतीय ने रसायन शास्त्र में नोबेल पुरस्कार जीता है? कौन सा भारतीय है बच्चों जो नोबेल पुरस्कार में रसायन शास्त्र यानी केमिस्ट्री में नोबेल पुरस्कार जीते हैं?
प्रो एच खुराना, प्रो जे सिवोस, प्रो चंद्रशेखर, इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों इनमें से कोई नहीं हो जाएंगे, उनका नाम यहाँ पे नहीं है। ठीक है। नोबेल पुरस्कार की अगर शुरुआत की बात करें बच्चों कि नोबेल पुरस्कार की स्टार्टिंग कब हुई थी, तो नोबेल पुरस्कार की स्टार्टिंग प्यारे साथियों 1901 ईस्वी में अल्फ्रेड नोबेल के नाम पे दिया जाता है। क्लियर हो जाएगा। क्लियर है बच्चों, तो आप लोगों का आंसर आ जाना चाहिए कि यस सर क्लियर है। मैं बच्चों सोचता हूँ कि लाइव क्लास में हूँ, इसलिए आप लोगों को इतना बोल देता हूँ कि ये कमेंट आ जाना ही चाहिए था, लेकिन क्या करोगे, लाइव क्लास लेकर के आएंगे आपके लिए, टेंशन नहीं। अगला प्रश्न, भारत का प्रधानमंत्री, भारत का प्रधानमंत्री के बारे में पूछा जा रहा है कि सत्ता दल का अध्यक्ष हो सकता है, हमेशा सत्ता दल का अध्यक्ष ही होता है, सत्ता दल का अध्यक्ष नहीं हो सकता, इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों आप लोग बताइएगा, भारत का जो प्रधानमंत्री अभी वर्तमान में है, तो वर्तमान की बात करें तो नरेंद्र मोदी, नरेंद्र दामोदर दास मोदी। ठीक है। ये भारत के वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं, जो कि बच्चों प्रधानमंत्री सत्ता दल के अध्यक्ष हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अब प्रधानमंत्री के बारे में जानते हैं। प्रधानमंत्री जो होते हैं साथियों, यह योजना आयोग के अध्यक्ष होते हैं। क्या होते हैं? प्रधानमंत्री। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि योजना आयोग, योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं, तो प्रधानमंत्री होते हैं। इसका गठन कब हुआ था, तो 15 मार्च साथियों 1950 ईस्वी में योजना आयोग का गठन हुआ था। योजना आयोग का अगर आपसे काम पूछे बच्चों कि काम क्या था, तो इसका काम था पंचवर्षीय योजना को तैयार करना। योजना आयोग का अगर आपसे कार्य पूछे तो पंचवर्षीय योजना को साथियों तैयार करना इसका काम था। लेकिन इसको बच्चों योजना आयोग को 2015 में 1 जनवरी 2015 में इसे बदलकर नीति आयोग कर दिया गया। नीति आयोग का अगर गठन आपसे पूछ दिया जाए तो 2015 में हुआ है। ठीक है। पहली पंचवर्षीय योजना पूछ दिया जाए तो 1951 से 1956 तक चला था। पंचवर्षीय योजना 5 वर्षों के लिए चलता है। लेकिन आपसे पूछा जाएगा कि कौन सी पंचवर्षीय योजना 4 वर्षों तक चली थी, तो 5वां पंचवर्षीय योजना 4 वर्षों तक चली थी। अगला प्रश्न, ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा कि भारत का प्रधानमंत्री सत्ता दल का अध्यक्ष हो सकता है। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न कहता है कि एक व्यक्ति क्या एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। बच्चों आप लोगों का आंसर आना चाहिए था कि सर हो सकता है या नहीं हो सकता है। तो एक व्यक्ति जो है एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। क्या हो सकता है, लेकिन उसका पेमेंट केवल एक ही राज्य के लिए मिलेगा, दोनों राज्यों के लिए नहीं। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट पे विशेष ध्यान दीजिए। अभी तक चैनल को जो भी बच्चे सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे मेरे प्यारे भाई। घंटी को दबाइए और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिएगा, क्योंकि जितना निचोड़ के साथ मैं आपको बताता हूँ, मैं उम्मीद करूँगा बच्चों कि पूरे यूट्यूब पे आपको कहीं भी फ्री ऑफ कॉस्ट में इतना डिटेल में आपको नहीं बताया जाएगा। मैं जितना डिटेल में जाता हूँ ना, लोग वहाँ तक नहीं जाएंगे, क्योंकि बच्चों अगर आप उनसे फाउंडेशन क्लास ऐप पे परचेज कीजिएगा ना, तो इतना डिटेल में बताएंगे या तो फिर वहीं भी नहीं बता सकते, ऊपर पार कर देंगे। लेकिन मैं प्रैक्टिस सेट बच्चों के लिए इसलिए लाता हूँ कि बच्चों का हौसला बुलंद हो और बच्चे जाने कि नहीं, हमें भी जीके जीएस आते हैं। जो सर बताते हैं ना, एक्स्ट्रा वाला जो बताते हैं, उसमें से भी मुझे आता है। अगर जो बच्चों को एक्स्ट्रा का प्रश्न आ रहा है ना, तो समझिए कि आप में दम है। एक बार सेशन को सभी बच्चे लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिए। पीडीएफ के लिए बच्चों बार बार आपको बोलता हूं कि टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां जुड़ जाइएगा। और नहीं तो मोटिवेशन गुरु मिथिलेश सर्च कीजिए, फर्स्ट ग्रुप जो टेलीग्राम का आएगा वहां पे जुड़िए, आपको पीडीएफ
दे दिया जाएगा। क्लास के बाद जस्ट नाउ पीडीएफ अपलोड करा दिया जाता है। ठीक है, तो बच्चों जो एक्स्ट्रा बताते हैं उसका पीडीएफ आपको नहीं मिलेगा, उसके लिए कॉपी और पेन लेकर के बैठिएगा। जो पॉइंट आपको नहीं आएगा वो उसे नोट कर लीजिएगा, बाकी सब बच्चों आपको पीडीएफ दे दिया जाएगा। प्रश्न देखिएगा क्या है। सर्वोच्च न्यायालय किस हटाने के लिए राष्ट्रपति को सिफारिश कर सकता है? सर्वोच्च न्यायालय जो है बच्चों संघ लोक सेवा आयोग के सभापति और दूसरे सदस्यों को हटाने के लिए, यहाँ किससे हो जाएगा, हटाने के लिए साथियों राष्ट्रपति को सिफारिश कर सकता है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान का भाग खालिस्तान भारत की नागरिकता से संबंधित है। भारत की नागरिकता से संबंधित आपसे पूछा जा रहा है बच्चों कि कौन सा भाग होगा। तो बच्चों यहाँ पे अगर संविधान से बात आती है ना, तो मुझे लगता है कि आपके प्रश्नों को छोड़े नहीं। ज्योग्राफी का प्रश्न आता है, ये सबको मुझे लगता है ना कि आपको पूरा फाउंडेशन ही बता दूं। क्यों इतना बच्चों आपको बता रहा हूँ, प्रैक्टिस सेट करा रहा हूँ। फाउंडेशन क्लास यूट्यूब पे लाऊं, अब पूरा डिटेल में बता दूं, बच्चों को एक भी प्रश्न नहीं छूटेंगे। लेकिन बच्चे पढ़ने के लिए तैयार है ही नहीं। अगर पढ़ते ना जुड़ करके अच्छे से, अगर बेहतरीन ढंग से पढ़ते हैं, तो मैं फाउंडेशन फ्री ऑफ कॉस्ट में बच्चों को प्रोवाइड कर देता। फ्री ऑफ कॉस्ट, मुझे पैसे की ज़रूरत नहीं बच्चों, आपका प्यार चाहिए, बस आपका सपोर्ट चाहिए। अगर आप सपोर्ट कर रहे हैं तो फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको फाउंडेशन उस लेवल का पढ़ा दूंगा ना कि भारत का किसी भी एग्ज़ाम में अगर आप बैठते हैं तो आपसे एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। देखिएगा, भारतीय संविधान के अगर भाग की बात करें, पहले देखिएगा कि भारत का संविधान जिस समय बना था ना, उस समय की बात कर रहा हूँ। भारत में बच्चों अनुसूचियाँ आई थी, संविधान में अनुसूची आया था, अनुसूची, और भाग आया था बच्चों, आर्टिकल बने थे, अनुच्छेद। तो जिस समय संविधान लागू हुआ था उस समय की बात करेंगे, उसके बाद अभी वर्तमान की बात करेंगे। जिस समय संविधान लागू हुआ बच्चों, उस समय मूल संविधान में अनुसूची 8 थे, भाग 22 थे, आर्टिकल 395 यानी 395 थे। लेकिन साथियों इस समय वर्तमान में अनुसूचियां अगर आपसे पूछा जाए तो 12 अनुसूचियां, यानी कि संशोधन के बाद 4 अनुसूचियां बढ़ गई है। भाग बच्चों 22 से 25 हो गया है। आर्टिकल बच्चों 470 प्लस हो गया है, 470 प्लस हो गया है। तो जो भाग पूछा जा रहा है, भाग फर्स्ट में बच्चों भारत राज्यों का संघ है, ये है। लेकिन भाग 2 में नागरिकता की चर्चा आ जाती है। आपसे पूछा जाएगा कि नागरिकता की चर्चा कौन से आर्टिकल में है। तो प्यारे साथियों भाग 2 में नागरिकता की चर्चा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सेकंड को आप लोग याद रखिएगा। अगर साथियों भाग 3 की बात आपसे किया जाए कि भाग 3 में किस चीज़ की चर्चा है, तो भाग 3 में बच्चों मूल अधिकार की चर्चा है। मूल अधिकार की चर्चा है। भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत डीपीएसपी की चर्चा है। भाग 5 में बच्चों मूल कर्तव्य की चर्चा हो जाएगा, मूल कर्तव्य की चर्चा हो जाएगा। भाग 2 में नागरिकता की। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। अगला प्रश्न, अगला है ए यार, प्रश्न तो कट गया, क्या हुआ यार, ओ माय गॉड। बिहार राज्य के उत्तर पश्चिम भागों में कौन सी भू आकृति है? बिहार के बच्चों आपसे पूछा गया है कि उत्तर पश्चिम भागों में भू आकृति है, तो सुमेश्वरम पहाड़ी श्रृंखला है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए को याद रखिएगा। नेक्स्ट, आप लोगों को बच्चों मैं उम्मीद करूंगा और विश्वास आपको दिलाता हूं कि फाउंडेशन फ्री ऑफ कॉस्ट जल्द से जल्द लाऊंगा बच्चों। केवल लाइव का जो लाइव हो रहा है ना, ये वर्टिकल और एक होता है हॉरिजेंटल, बस इसमें प्रॉब्लम है, बाकी सब यहाँ पे ठीक है।
गुलाम वंश के शासकों की उत्पत्ति कहाँ से हुई? गुलाम वंश के जो शासक थे बच्चों, उसकी उत्पत्ति तुर्क से हुई थी। कहाँ से हुई थी? तुर्क से हुई थी। ऑप्शन सी राइट है। अगला प्रश्न आपका आता है कि निम्नलिखित में से किसने भारत का राष्ट्रपति बनने से पहले उपराष्ट्रपति के रूप में कार्य नहीं किया था? बताइएगा साथियों। तो साथियों, नीलम संजीव रेड्डी जो व्यक्ति थे वो भारत के राष्ट्रपति बनने से पहले उपराष्ट्रपति के रूप में कार्य नहीं किए थे और यह निर्विरुद्ध चुने गए थे। निर्विरुद्ध है। अगर आपसे पूछ दिया जाए बच्चों कि भारत का कौन सा राष्ट्रपति निर्विरुद्ध चुने गए थे, तो नीलम संजीव रेड्डी। जिस समय राष्ट्रपति का इलेक्शन लड़ रहे थे ना, उस समय इनके विपक्ष में कोई भी नेता राष्ट्रपति का इलेक्शन नहीं लड़ रहा था, ये निर्विरुद्ध चुने गए थे। ये आप लोग याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। भारत के अगर प्रथम राष्ट्रपति की बात करें, प्रथम राष्ट्रपति बच्चों, फर्स्ट राष्ट्रपति, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो कि बिहार के थे। प्रसाद जो साथियों बिहार के थे, और राजेंद्र प्रसाद को बिहार का गांधी कहा जाता है, ये याद रखिएगा। ये याद रखिएगा बच्चों। और संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अगला प्रश्न, बिहार में मानसून के दौरान वर्षा किसके कारण होती है? बिहार में मानसून के दौरान अगर वर्षा पूछा जाए कि किसके कारण होती है मेरे प्यारे साथियों, तो ये होती है दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण होती है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आता है, बांग्लादेश किस वर्ष तक पाकिस्तान का हिस्सा था? बांग्लादेश बच्चों किस वर्ष तक आपसे पूछा गया पाकिस्तान का हिस्सा था? बच्चे का आंसर आ जाना चाहिए था। अब तक लाइव क्लास होता तो बच्चे आंसर दे देते कि 1971 तक साथियों, 1971 तक सर बांग्लादेश जो था वो पाकिस्तान का हिस्सा था। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट ने अपने शासनकाल में नवरोज का उत्सव समाप्त कर दिया था? नवरोज का उत्सव आप बताइएगा किसने समाप्त कर दिया था? बच्चे का आंसर आना चाहिए था कि सर औरंगजेब। किसने? औरंगजेब। अगर औरंगजेब के बारे में बात करें तो औरंगजेब को जिंदा पीर के नाम से जाना जाता है। पूछा जाएगा कि जिंदा पीर के नाम से किसे जाना जाता है, तो औरंगजेब को। इसकी मृत्यु कब हुई थी? अगर सर मृत्यु कब हुई थी तो 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु हुई थी। बाबर के बारे में अगर बात करें तो मुगल वंश का बच्चों वास्तविक संस्थापक कौन था? तो बाबर था। बाबर का मूल वंश अगर पूछा जाए तो चगताई वंश था। क्लियर है? क्लियर है साथियों? अगला प्रश्न, नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका कि बिहार के मधुबनी चित्रकला को खाली स्थान भी कहा जाता है। बिहार के मधुबनी चित्रकला का बच्चों आप लोग बात कीजिएगा तो क्या है? गया चित्रकला, भोजपुरी चित्रकला, मिथिला चित्रकला, दरभंगा चित्रकला। तो ये साथियों मिथिला चित्रकला है। अगर हम बिहार के बारे में अब कुछ बातें कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट बातें जो है साथियों, आपसे पूछा जाएगा कि बिहार जो है भारत की दृष्टि से, जनसंख्या की दृष्टि से कितना स्थान पे आता है? तो अगर जनसंख्या की दृष्टि से बात करें बच्चों, जनसंख्या की दृष्टि से बिहार जो है वो तीसरे स्थान पे आता है। लेकिन क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर भारत में देखा जाए तो हमारा जो बिहार है वो 12वां स्थान पे आता है। 12वां स्थान पे आता है। भारत के जितना क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, उसमें से बच्चों कितना प्रतिशत बिहार का क्षेत्रफल है? तो 2.86% बिहार का क्षेत्रफल है। ये याद रखिएगा। बिहार की बात करेंगी सबसे बड़ा जिला, आपसे पूछा जाएगा कि बिहार का सबसे बड़ा जिला, तो बच्चे का आंसर आ जाना चाहिए था। सबसे बड़ा जिला अगर पूछ दिया जाए दोस्तों, सबसे बड़ा जिला कौन सा है सर?
सबसे छोटा जिला कौन सा है सर? सबसे छोटा जिला, तो बच्चे क्या बताएंगे सर? सबसे छोटा जिला आपका शिवहर हो जाता है, शिवहर। और सबसे बड़ा जिला पश्चिमी चंपारण, पश्चिमी चंपारण। पश्चिमी चंपारण जो है साथियों बिहार का सबसे बड़ा जिला है, और शिवहर जो है बिहार का सबसे छोटा जिला है। बिहार की जनसंख्या भारत की दृष्टि से तीसरे स्थान पे आता है, लगभग बच्चों 13 करोड़। बिहार की जो जनसंख्या है ना 13 करोड़ प्लस है, और क्षेत्रफल जो है वो 94,000 वर्ग किलोमीटर प्लस है। ठीक है, और ये रहा बच्चों आज का आपका लास्ट प्रश्न। लास्ट प्रश्न क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत का पड़ोसी देश नहीं है? भारत का पड़ोसी देश कौन नहीं है? चीन, इंडोनेशिया, भूटान, नेपाल। बताइएगा। तो इंडोनेशिया जो है साथियों यह भारत का पड़ोसी देश नहीं है। इंडोनेशिया को द्वीपों वाला देश कहा जाता है, द्वीपों का देश, द्वीपों वाला देश। यानी कि सर्वाधिक देश द्वीप बच्चों किस देश में है? तो इंडोनेशिया में लगभग 13,000 द्वीप जो है बच्चों इंडोनेशिया में है। याद रखिएगा। सर्वाधिक अगर मुसलमान पूछ दिया जाए, सबसे अधिक अगर बच्चों मुस्लिम सबसे अधिक किस देश में है? इंडोनेशिया में हो जाएगा। क्लियर है। सर्वाधिक द्वीप इंडोनेशिया में कितने द्वीप हैं? तो लगभग 13,000 द्वीप इंडोनेशिया में हैं। साथियों अगर चीन की बात करें तो आप लोग बताइएगा कोविड-19 जो वायरस था वो किस देश से आया था? तो ये आया था साथियों चीन से। कागज़ का अगर आविष्कार अगर पूछा जाए, कागज़ का आविष्कार सबसे पहले कहाँ हुआ था? तो चीन में। कागजी मुद्रा बच्चों सबसे पहले कहाँ चला था? तो चीन में चला था। भूटान की राजधानी थिम्पू। ठीक है। नेपाल की अगर बात करें तो नेपाल एकमात्र हिंदू राष्ट्र है। अगर पूछा जाए एकमात्र हिंदू राष्ट्र कौन सा देश है? तो नेपाल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी जो राइट था बच्चों, भारत का पड़ोसी देश कौन सा नहीं है? तो इंडोनेशिया नहीं है। ठीक है। भारत और चीन के बीच बच्चों कौन सी सीमा रेखा खींची गई है? भारत और चीन के बीच तो मैकमोहन रेखा बच्चों खींचा गया है। क्लियर है। तो आज यहीं तक बच्चों। सभी बच्चे का कमेंट बॉक्स में जवाब आना चाहिए था कि सर आज का सेशन कैसा लगा। ये आप लोगों को बच्चों मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में, क्योंकि आपके लिए बच्चों अब मैं 100% आप लोगों के लिए कंटेंट बेहतर देता हूँ। मैं बच्चों आपके लिए 100% मेहनत करता हूँ कि बच्चों के लिए बेहतर से बेहतर कंटेंट कहाँ होगा, कौन सा प्रश्न बच्चों को दूँ जो बच्चे के एग्ज़ाम के लिए लाभदायक है। प्रश्न तो बहुत बनते हैं दोस्तों, लेकिन एग्ज़ाम के लिए जो प्रश्न बनते हैं ना वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जीके ये समुद्र है, और समुद्र में अगर आप कूद चुके हैं तो उसमें से निकलना असंभव है, लेकिन मैं निकालूंगा आपको, तैरना सिखाऊंगा। समुद्र में रेंग कर चल रहे हो ना तो तैरोगे बच्चों, क्योंकि बेहतर से बेहतर कंटेंट दे रहा हूँ। आप लोग देखेंगे 30 प्रश्न भले ही हैं, लेकिन बच्चों 100 प्रश्नों से मैं कम प्रश्न नहीं बताया हूँ, प्लस बताया हूँ। तो सेशन को एक बार सभी बच्चे लाइक करेंगे, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। ठीक है। जो भी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही साथ घंटी को दबाकर बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिएगा, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन मिले और आप सही समय से डेली क्लास अटेंड कर सकेंगे। पीडीएफ के लिए साथियों टेलीग्राम का लिंक जो है हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप लोग टेलीग्राम से ज़रूर जुड़िएगा, ताकि बच्चों क्लास के बाद रिवीजन, क्विक रिवीजन बहुत ज़रूरी है। क्लास करते हैं उसके बाद पीडीएफ से अगर रिवीजन करते हैं तो 30 प्रश्न जो हमने बताया आपको 30 प्रश्न याद हो जाएंगे। और जो मैं एक्स्ट्रा बताया हूँ उसे कॉपी पर लिखते चलिएगा सभी बच्चे, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, बाद में बच्चों आपको बहुत ज़रूरी होगा, याद करना होगा। एग्ज़ाम टाइम अगर रिवीजन करके जाते हैं तो हर एक प्रश्न आपको एग्ज़ाम में लड़ जाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद मेरे प्यारे शेर शेरनियों।